जी, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के हवाले से बता रहा था, एमसीक्यूज नंबर 11 के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस दैट क्वेश्चन यू मे हैव बीन गिवन दैट what type of question the examiner is asking. Either he is asking to find the figure which comes in the income statement regarding provision, increase and decrease, or he is asking for the balance in the provision for doubtful debt account. So these are two different questions के provision for doubtful debt में क्या effect होगा और income statement में क्या effect होगा उसका, तो different तरीकों से वो पूछ लेता है। फिर जो आपका 12-13 MCQs है वो सोल ट्रेडर में से आता है कि आपकी जो नेट एसेट्स सोल ट्रेडर में मार्कअप मार्जिन दिया होगा, आपने परचेजेस फाइंड करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी पड़ सकती है थ्रू मार्कअप मार्जिन सेल्स पर अप्लाई करके। फिर गुडविल के क्वेश्चंस आपके हैं वो अब कोर्स में नहीं है आपके, लिहाजा उसको हम ओमिट कर देते हैं। और उन एमसीक्यूज के बारे में आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। वो भी जारी बात है, कंट्रोल अकाउंट या कैश बुक या सिंपल जो चैप्टर्स हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का पहला क्वेश्चन भी आ सकता है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का फर्स्ट एमसीक्यूज भी कभी आ जाता है, जो कि आपको ये कहता है कि आपने फाइंड करना है जनरल में कौन सी एंट्रीज आती हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट आता है, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज आती हैं, एरर्स की एंट्रीज आती हैं, तो ये भी सवाल आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 16 ऑनवर्ड्स कि विच आइटम विल नॉट कम इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो आपको पता है पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा आइटम नहीं आता बेटा, प्रॉफिट लिखा होता है कई दफ़ा, प्रॉफिट कम्स इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ड्राइंग्स नहीं आती, कैपिटल नहीं आता, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। फिर दिस क्वेश्चन आपका 17 जो कि हमेशा ही पेपर में आता है, पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट विल हैपन। आपको पता है पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होती, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, ये सारी कंडीशंस होती हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती। उसके बाद कंपनी के सवाल में नॉर्मल वो पूछता है कि व्हाट कम्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, विच आइटम विल नॉट कम इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नीचे लिखा होता है डिविडेंड पेड, ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आता। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में वो पूछ लेता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स आपको बताई होती हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स आपको बताए होते हैं, और कहता है कि ट्रांसफर हम कर रहे हैं जनरल रिजर्व में पैसा, डिविडेंड पे कर रहे हैं, देयर आर शेयर हैज बीन इशूड एट ए प्रीमियम, एंड व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर। और समटाइम्स इट हैपेंस कि एट द एंड ऑफ द ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स दी होती हैं और पूछता है व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो आपको फिर रिवर्स जाके कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये 18 और 19 एमसीक्यूज जो है वो कंपनी में से आपके आएंगे। आगे 20 और 21 आपका आता है रेशोज में से। रेशो में आपका क्वेश्चन क्या आता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कहता है फाइंड करें, जिसमें आपको एवरेज इन्वेंट्री निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स मार्कअप मार्जिन के थ्रू फाइंड करके जीपी निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री से निकालना पड़ता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कहता है फाइंड करें, या ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड करें, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो फाइंड करें, या ट्रेड पेबल्स फाइंड करें जब रेशो दी हो आपको। तो ये आते हैं क्वेश्चन जो कि आपके आते हैं इसके रेशो से मुतल्लिक। उसके अलावा रेशो में आपका ये भी आ सकता है कि वो आपको इन्वेंट्री लॉस बाय फायर भी पूछ सकता है, गुड्स ड्राइंग की अमाउंट कहता है पूछते हैं, वो रिवर्स जाके आपको ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू फाइंड करनी पड़ेगी। फिर 22 एमसीक्यूज जो है ना, दैट इज गोइंग टू कम मस्ट फ्रॉम पेरोल। पेरोल में क्या पूछता है कि देयर आर 40 वर्कर्स हु यूज टू वर्क 40 आवर्स अ वीक, राइट, एंड एवरी वर्कर यूज टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। तो आप अगर इतने यूनिट्स बना रहे हो, तो अगर इतने यूनिट से ज़्यादा आप बना सकते हैं तो बोनस भी मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा बोनस भी आपको मिलेगा। और टोटल जो टोटल पे पर वीक कितनी बनेगी आपकी। तो ये पेरोल का क्वेश्चन वो पूछता है लाजमी कि बेसिक वेज आप लिखते हैं प्लस उसमें करते हैं बोनस जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने पे मिलता है, और ऐड करके फिर आपकी टोटल वेज जो है वो फाइंड आउट आप करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 एमसीक्यूज होता है आपके पेपर का, आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए पास पेपर्स के अंदर। फिर 23 एमसीक्यूज जो है वो हमेशा आपका आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्टिंग मेथड से, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। उसमें वो क्या पूछता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इशुएंस क्या होगी, वेटेड एवरेज मेथड से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इशुएंस क्या होगी। आपको पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो फर्स्ट यूनिट्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल they will be transferred, they will be issued first, and the ending units will always kept with us.
जबकि वेटेड एवरेज में आपको वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, उसका वेटेड एवरेज रेट निकाल के टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करके वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे, उससे यूज करेंगे। पूछता यही है कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। देन द नेक्स्ट 7 MCQs विल कम फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट उसमें पूछ सकता है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का डिफरेंस, अंडर एब्जॉर्प्शन हो रही है, ओवर एब्जॉर्प्शन हो रही है, या वो पूछ सकता है कि अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन कब होती है। तो याद रखिएगा ओवर एब्जॉर्प्शन अकर्स when budgeted overheads are more than actual overheads and budgeted hours are less than actual hours and vice versa. Under absorption occurs when budgeted overheads are less than actual overheads and budgeted hours are more than actual hours. इसको आप प्रूफ करके न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं। उसके बाद MCQs आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी होती है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है आपने, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी आप करते रहे और उस पर मार्कअप मार्जिन लगा के सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, मटेरियल कॉस्ट दी होती है, लेबर कॉस्ट दी होगी आपको। फिर ब्रेक इवन के सवाल आपके आते हैं कि ब्रेक इवन फाइंड करें, ब्रेक इवन का फार्मूला जो है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, किन चीज़ों से ब्रेक इवन का फार्मूला निकल सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं 26 MCQs में। 27 MCQs में आपके क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। एक लो पॉइंट दिया होता है, एक हाई पॉइंट दिया होता है, हम कैसे वेरिएबल रेट फाइंड करते हैं। पहले चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, जो रेट आएगा वो चेंज अब नहीं होगा, उसको किसी भी चाहे लो पॉइंट पे अप्लाई कर दें चाहे हाई पॉइंट पे अप्लाई कर दें, आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं होगी, वो दोनों पॉइंट से सेम ही आएगी। ठीक है, तो वो किसी भी और कैपेसिटी पर, किसी भी और एक्टिविटी लेवल पर आपसे टोटल कॉस्ट पूछ सकता है हाई एंड लो पॉइंट मेथड के थ्रू। फिर वो क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इतना है, फिक्स कॉस्ट 5000 यूनिट्स तक फिक्स कॉस्ट इतनी रहेगी आपकी। ठीक है जी, और बताएं कि आपके 6000 यूनिट्स पर कितनी आप जो है प्रॉफिट कितना होगा। बट आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में चेंज नहीं होती। अगर 5000 यूनिट्स कैपेसिटी पर फिक्स कॉस्ट जो है 5000 यूनिट्स पर सेम चेंज नहीं हो रही, उतनी ही है, तो 6000 यूनिट्स पर भी उतनी ही रहेगी, चाहे बाकी चीज़ें आपकी चेंज हो भी जाएं तब भी वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होगी। तो ये वो पूछ सकता है आपसे। फिर टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन होता है और वो कहता है कि अब अगर हम इतना प्रॉफिट चाहें तो कितने यूनिट्स आपको सेल करने पड़ेंगे, हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू सेल इफ यू वांट टू अटेन दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड करते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है, टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास यूनिट्स आ जाते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यू विल गेट द यूनिट्स। कितने यूनिट्स बेचेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। फिर देखते हैं हम कितने यूनिट बेच रहे हैं, तो आपको ये पता चलता है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा यूनिट्स यू नीड टू सेल, वो भी आ जाएगा आपके पास। फिर लिमिटिंग फैक्टर का सवाल होता है बड़ा आसान, कि मशीन आवर या मटेरियल कॉस्ट या लेबर आवर्स आपके लिमिटेड है। ठीक है जी, कॉन्स्ट्रेंट है, आप सारे यूनिट नहीं बना सकते, तो आपने बताना है कि पहले किस प्रोडक्ट को बनाया जाए। तो रैंकिंग करेंगे आप किस तरीके से, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के थ्रू, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, जिसकी रैंकिंग नंबर 1 पे आएगी उसको आप पहले बनाएंगे, बाकियों को बाद में बनाएंगे। तो ये रैंकिंग का सवाल ही आपके पेपर में आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है 30th MCQ जो होता है बजटरी कंट्रोल का, कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है जी, उसमें क्या है, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव टेक्निक जिसमें बजट बनाते हैं फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल पर्पस। ठीक है, इसकी मोटिवेशन भी होती है एम्प्लॉयज़ की, कोऑर्डिनेशन भी होती है, कम्युनिकेशन डिवाइस भी है, और बजटरी कंट्रोल जो बजटरी कंट्रोल आपकी प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा है, वो उससे पूछेगा इसका पर्पस क्या है और ये कौन सी चीज़ें जो है वो बजटरी प्रोसेस में या बजटरी कंट्रोल में हम अचीव कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि 30 MCQs मैंने आपको बताए हैं जो कि पेपर में आएंगे। टाइम आपके पास शॉर्ट नहीं होगा, आप जो आपके टफ MCQs हैं, यू हैव टू सॉल्व दोज MCQs। आफ्टर सॉल्विंग दैट MCQs उस पर टिक कर लें, ताकि आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर यू कैन रिवाइज दोज MCQs और यू कैन interpret them once again, you can probe into that once again so that you may find the correct answer accordingly। छोड़ना नहीं है आपने, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप छोड़ के आगे चले जाएं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे या पेपर में ज़्यादा परेशानी में टेंशन की वजह से आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। आई विश यू गुड लक फॉर द पेपर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।